नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संघात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फेडरल सिस्टम के बारे में आज हम लोग देखेंगे। संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं संघ क्या है, किसको हम लोग संघ बोलेंगे। यहां पर तो सबसे पहले बात आती है कि संघ क्या है। यहां पर हम लोग संघ को देखते हैं कि संघ क्या है। अब यहां पर आप देखेंगे कि संघ शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? फेडरेशन है। तो संघ शब्द का अंग्रेजी पर्याय फेडरेशन है। और फेडरेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वह किस शब्द से होती है? तो वह लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि संधि या समझौता द्वारा जिस जो है संघ का निर्माण होगा उसी को हम बोलेंगे संघ या फेडरेशन। तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि संघ का अंग्रेजी पर्याय जो है, संघ का अंग्रेजी पर्याय फेडरेशन है। फेडरेशन है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि फेडरेशन शब्द की जो उत्पत्ति है, फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति को अगर हम लोग देखें तो फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फोएडस, लैटिन भाषा के फोएडस शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के फोएडस शब्द से हुई है या फोएडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। संधि या समझौता जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि संधि या समझौते द्वारा निर्मित राज्यों को हम क्या बोलेंगे? संघ बोलेंगे। अब यहां पर हम कह सकते हैं अर्थात संधि या समझौता, संधि या समझौता द्वारा निर्मित, संधि या समझौता द्वारा निर्मित राज्यों को संघ कहा जाता है। संघ कहा जाता है। ये चीजें। अब इसके बाद आप देखेंगे एक चीज और, यहां पर आप देखेंगे तो एक चीज और आप सिंपल में कह सकते हैं। सिंपल में कैसे आप इसको समझ सकते हैं? तो सिंपल में आप ऐसे समझेंगे, जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो आप देखेंगे कि जहां पर संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाए लिखित रूप से, तो वही क्या है? संघ है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में भी आप देख सकते हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाएं, संवैधानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हम कह सकते हैं
कि केंद्र एवं राज्यों के बीच संविधान द्वारा लिखित रूप से जहां शक्तियों का बंटवारा होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि संविधान द्वारा लिखित रूप से केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था है। आप यहां पर देखेंगे शक्तियां केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या है, बटी हुई हैं। ठीक, तो यहां पर आपने देखा कि संघ का अंग्रेजी पर्याय फेडरेशन है। फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता संधि या समझौता, अर्थात संधि या समझौते द्वारा निर्मित राज्यों को संघ कहा जाता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से कि संविधान द्वारा लिखित रूप से केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ही क्या है, संघात्मक व्यवस्था है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय में किन किन देशों में संघात्मक व्यवस्था है प्रेजेंट टाइम में। तो इसमें आप देखेंगे कम से कम 5-6 देश का नाम जानना पड़ता है जहां पर संघात्मक है। जैसे आप देखेंगे भारत में संघात्मक है, अमेरिका में संघात्मक है, कनाडा में संघात्मक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या संघात्मक है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन ऐसे देश हैं जहां पर आपको संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्तमान समय में निम्न देशों में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था है। निम्न देशों में संघात्मक व्यवस्था आपको दिखाई देगा। अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है। तब आप देखेंगे तो आपको अमेरिका दिखाई देगा, संघात्मक है। कनाडा आपको दिखाई देगा, संघात्मक है। भारत दिखाई देगा, संघात्मक है। ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई देगा, संघात्मक है ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद आप देखेंगे स्विट्जरलैंड है संघात्मक, जर्मनी है संघात्मक, दक्षिण अफ्रीका है संघात्मक। साउथ अफ्रीका में आप जाएंगे तो आपको संघात्मक दिखाई देगा। यूगोस्लाविया है, स्विट्जरलैंड है, आप देखेंगे यूगोस्लाविया। और उसके साथ साथ आप देखेंगे स्विट्जरलैंड, आप देखेंगे संघात्मक। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में किन देशों में संघात्मक है। अब आप देखेंगे कि क्या इतने सारे नाम याद करना जरूरी हो जाएगा प्रश्न को सही करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जैसे भारत तो आप जानते हैं संघात्मक है, और भारत ने संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया, कनाडा से। तो ये भी दोनों सही हो गया, कनाडा और भारत। अमेरिका संघात्मक है ही, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक है, फिर उसके साथ साथ स्विट्जरलैंड। तो जो आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, ये वाला आपको ध्यान देना है, यहां पर क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा एकात्मक है, संघात्मक है।
यहां पर एकात्मक ये आपसे बनेगा, ये आपसे बनेगा एग्जाम में प्रश्न, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आपको अमेरिका है, कनाडा है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड, अगर इतना भी आप जो है जानते हैं तो आप प्रश्न को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि अगर संघात्मक है कोई भी चीज तो उसकी क्या विशेषताएं रहेंगी, कैसे हम समझेंगे कि संघात्मक है, क्या क्या विशेषताएं हमको देखने को मिलती है संघात्मक में। तो कुछ पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होते हैं, जिसको आप देख करके यह बता देंगे कि यहां पर संघात्मक है। तब यहां पर हम कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और उस विशेषताओं को देख करके आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी देश है वहां पर संघात्मक है तो वहां पर क्या क्या विशेषताएं पाई जाएंगी, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आता है कि संघात्मक व्यवस्था की विशेषता पर हम लोग चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे संघात्मक व्यवस्था की विशेषता पर हम लोग आ जाते हैं। क्या यहां पर विशेषता देखने को मिलेगी संघात्मक की? तो आप देखेंगे कि सबसे पहले विशेषता क्या मिलेगी कि शक्तियां विभाजित होंगी। और यह शक्तियां किसके बीच विभाजित होंगी? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियां क्या होंगी, विभाजित। तो यहां पर पहली विशेषता आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आपको दिखाई देगा, विभाजन, यह पहली विशेषता। और यह विभाजन आप देखेंगे कि संविधान द्वारा होगा, लिखित रूप से विभाजन होगा। जैसे आप भारतीय संविधान में आप पढ़ते होंगे 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूची मिलती है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची मिलती है। तो वहां पर आपको शक्तियों का विभाजन आपको दिखाई देगा, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। फिर इसके बाद देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता आपको मिलेगा, संविधान की सर्वोच्चता, ये चीजें आपको यहां पर दिखाई देगी। संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। तो जहां पर भी संघात्मक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा वहां पर आपको संविधान की सर्वोच्चता दिखाई देगी, वहां संविधान क्या होगा, सर्वोच्च होगा। फिर इसके बाद देखेंगे दोहरी नागरिकता या द्वैध नागरिकता। दोहरी नागरिकता भी आप देख सकते हैं या द्वैध नागरिकता, लेकिन ये जानिएगा कि यह अनिवार्य लक्षण नहीं है संघात्मक का, अनिवार्य लक्षण नहीं है संघात्मक का। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि अनिवार्य लक्षण नहीं है, क्योंकि भारत भी एक संघ है, भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है। आप देखेंगे जैसे अगर हम इंडिया को देखें तो भारत भी आपको एक क्या दिखाई देगा, संघ दिखाई देगा। लेकिन भारत में नागरिकता कैसी मिलेगी, एकल नागरिकता मिलेगी। तो इसीलिए हमने लिखा कि यह अनिवार्य लक्षण नहीं है दोहरी नागरिकता। कई ऐसे देश हैं जहां पर संघ है लेकिन नागरिकता आपको इकहरी आपको दिखाई देगी। फिर इसके बाद चौथा आप देखेंगे तो द्विसदनी विधानमंडल दिखाई देगा, द्विसदनी विधानमंडल या द्विसदनी आप देखेंगे तो ये भी एक संघात्मक का लक्षण आपको दिखाई देगा। द्विसदनी विधानमंडल आपको दिखाई देगा, द्विसदनी विधानमंडल भी आपको दिखाई देगा। जैसे अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में अगर केंद्र में आप देखेंगे, जैसे अगर हम भारत में देखें तो भारत में अगर हम केंद्र में देखें
तो केंद्र में आपको लोकसभा दिखाई देगा और उसके साथ साथ आपको क्या दिखाई देगा, राज्यसभा दिखाई देगा। फिर अगर हम स्टेट में देखेंगे, राज्य में देखेंगे भारत में, तो आपको विधानसभा दिखाई देगा। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको विधान परिषद दिखाई देगा। फिर अगर हम अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में आप चलते हैं, अमेरिका में तो वहां पर भी 2 सदनी आपको मिलेगा, एक सीनेट आपको मिलेगा, एक प्रतिनिधि सभा मिलेगा। तो यहां पर आपको सीनेट दिखाई देगा। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको यहां प्रतिनिधि सभा दिखाई देगा। तो ये जो द्विसदनी विधानमंडल आता है, तो द्विसदनी विधानमंडल किसकी विशेषता है, तो यह जो है विशेषता संघात्मक की मानी जाती है। अब आप कहेंगे गुरुजी ब्रिटेन में भी तो 2 सदनी आपको दिखाई देगा, लेकिन वहां पर संघात्मक तो नहीं है, वहां पर एकात्मक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि जो संघात्मक का मेन लक्षण माना जाता है, ये यही आता है। ये मुख्य लक्षण आपको दिखाई देगा। मुख्य लक्षण, हम एकात्मक और संघात्मक में जो अंतर है वह अंतर कैसे करेंगे। जैसे हम कैसे कहें कि यहां पर एकात्मक है और यहां पर संघात्मक है, कैसे हम अंतर करेंगे। तो अंतर करने का जो मेन पॉइंट आता है, वह मेन पॉइंट आपको यही दिखाई देगा कि अगर शक्तियां केंद्र एवं राज्यों के बीच बटी हैं तो संघात्मक, जैसे भारत में जो है बटी दिखाई देंगी, अमेरिका में भी बटी दिखाई देंगी। लेकिन ब्रिटेन में अगर हम पहुंचेंगे तो ब्रिटेन में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियां नहीं बटी हैं, लेकिन ब्रिटेन में द्विसदनी आपको दिखाई देगा। वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 2 सदन दिखाई देगा, एक हाउस ऑफ कॉमन से दिखाई देगा, एक आप लॉर्ड सभा दिखाई देंगे। लेकिन वहां पर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियां नहीं बटी हैं, इसलिए वहां पर आपको क्या मिलेगा, एकात्मक मिलेगा। फिर इसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो आपको 2 सरकारें भी आपको दिखाई देंगी, 2 सरकारें भी आपको दिखाई देंगी, एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर। तो ये जो 2 सरकारें हैं, द्विसदनी व्यवस्था है, द्वैध नागरिकता है, द्वैध न्यायपालिका है, ये सभी जो आप देखेंगे कि ये किसके लक्षण माने जाते हैं, संघात्मक के। फिर इसके बाद आप देखेंगे संघात्मक लक्षण में आपको और क्या दिखाई देगा, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग भी आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग आपको दिखाई देगा। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, दोहरा प्रयोग आपको दिखाई देगा। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे लिखित संविधान आपको दिखाई देगा। लिखित संविधान ये भी किसका लक्षण माना जाता है, संघात्मक का, क्योंकि भारत का भी संविधान लिखित है, अमेरिका का भी संविधान लिखित है। तो वहां पर आप देखेंगे कि ये जो लिखित संविधान आता है, ये किसका लक्षण है, ये संघात्मक का लक्षण आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर, देखते हैं 8वां पॉइंट आपको दिखाई देगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका आपको मिलेगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। आप देखेंगे ये भी संघात्मक का लक्षण है। और एक क्वेश्चन बनता है कि किसको संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है। तो जब आप देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र भी कहा जाता है। संविधान का संतुलन चक्र भी इसी को बोला जाता है, संतुलन चक्र भी इसी के नाम से हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद अब देखेंगे तो आपको मिलेगा द्वैध न्यायपालिका भी, द्वैध न्यायपालिका ये भी संघात्मक का लक्षण है, द्वैध न्यायपालिका। अब यहां पर आप देखेंगे कि जहां पर 2 चीजें आए, द्वैध आए, वह संघात्मक से मैच करेगा।
जैसे आप देखेंगे कि जहां पर द्वैध चीजें आ जाएं या दोहरी चीजें आ जाएं, वहां पर क्या हो जाएगा? संघात्मक हो जाएगा। अब जैसे आप देखेंगे क्या क्या संघात्मक द्वैध आ गया। जैसे मान लीजिए आ जाए द्वैध न्यायपालिका, तो ये किसका लक्षण है? तो ये संघात्मक का लक्षण आप देखेंगे। फिर अगर आ जाए द्वैध नागरिकता, तो द्वैध नागरिकता भी किसका लक्षण है? संघात्मक का। फिर इसके बाद द्विसदनी या दो सदनी व्यवस्था आ जाए, ये भी संघात्मक का है। फिर इसके साथ साथ दो सरकारें आ जाए, दो सरकारें, ये भी किसका लक्षण है? संघात्मक का लक्षण है। फिर इसके साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका आ जाए, तो आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? संघात्मक का लक्षण आपको दिखाई देगा। लेकिन मुख्य रूप से यह विभाजन किस आधार पर करेंगे? मुख्य रूप से यह विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है या केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं है, यह देखना पड़ेगा। अगर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा संघात्मक, यदि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो वहां पर एकात्मक आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि संघात्मक की विशेषता हो गई। अब यहां पर आता है संघात्मक व्यवस्था के क्या गुण होंगे और उसके साथ साथ संघात्मक व्यवस्था के क्या होंगे? दोष होंगे। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था के क्या गुण हैं। व्यवस्था के गुण क्या है? संघात्मक व्यवस्था के गुण। अब सबसे पहले आप देखेंगे संघात्मक व्यवस्था के क्या गुण आपको दिखाई देगा। तो राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य। फिर निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति। दूसरा आप देखेंगे कमजोर राज्यों को, निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति। संघात्मक में राज्यों के पास भी शक्तियां आ जाती हैं। पे संघ और सम्मिलित राज्यों की अंतर शक्ति अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि। फिर इसके बाद देखेंगे स्थानीय स्वशासन के लाभ आपको दिखाई देंगे। स्थानीय स्वशासन के लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ केंद्र सरकार की कार्यकुशलता में वृद्धि। केंद्र सरकार की कार्यकुशलता में वृद्धि आपको दिखाई देगा। कार्यकुशलता में वृद्धि। केंद्र सरकार के कार्यकुशलता में वृद्धि कैसे होगा कि जो राज्य स्तर के मामले हैं वह राज्य सरकार निपटा लेगी और जो और भी मामले हैं वह केंद्र सरकार देखने को मिलेगी। फिर केंद्रीय सरकार की निरंकुशता का भय नहीं रहेगा। यहां पर देखेंगे तो केंद्रीय सरकार की निरंकुशता का भय नहीं, निरंकुशता का भय नहीं आपको दिखाई देगा। केंद्र सरकार शक्तिशाली नहीं बन पाएगी। स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान।
स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान भी आपको दिखाई देगा। स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान भी आपको दिखाई देगा। फिर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा मिलेगी। यहां पर आप देखेंगे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा आपको दिखाई देगी। राजनीतिक चेतना में वृद्धि दिखाई देगी। वृद्धि, ये सारे गुण आपको संघात्मक व्यवस्था को देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय एकता और स्थानीय सुशासन में सामंजस्य है। निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति है। स्थानीय सुशासन के लाभ है। केंद्र सरकार की कार्यकुशलता में वृद्धि है। केंद्र सरकार की निरंकुशता का भय नहीं है। स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा है। राजनीतिक चेतना में वृद्धि। ये तो क्या होगा, गुण हो गया। लेकिन प्रश्न यहां पर बना कि संघात्मक व्यवस्था के कुछ दोष भी होते होंगे। हां, एकदम दोष होते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था के क्या दोष होंगे। अब यहां पर बात आती है कि संघात्मक व्यवस्था के दोष पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोष, इस पर बात आती। तो सबसे पहला आप देखेंगे दोष, आपको आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता आपको मिलेगी। सबसे पहले आप देखेंगे तो आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता आपको दिखाई देगी, पहला दोष है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को खतरा आपको दिखाई देगा। राष्ट्रीय एकता को खतरा, एकता को खतरा भी आपको दिखाई देगा। राष्ट्रीय एकता को खतरा भी देखने को मिलेगा। उत्तरदायित्व की जो है कमी आपको दिखाई देगी। अनिश्चितता, की कमी आपको दिखाई देगी। फिर संघ से अलग होने का डर भी रहता है कि राज्य कहीं टूट करके संघ से अलग ना हो जाए। संघ से अलग होने की आशंका बनी रहती है। आशंका कि कहीं जो है राज्य टूट करके अलग ना हो जाए, यह डर रहता है। जैसे सोवियत संघ का आप देखेंगे विखंडन आपको मिलेगा। फिर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता आपको देखने को मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता भी आपको दिखाई देगी। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे समय और धन की बर्बादी आपको दिखाई देगी। खर्चीली व्यवस्था है। समय और धन की बर्बादी आपको दिखाई देगी, या हम कह सकते हैं कि यह खर्चीली व्यवस्था है। यह खर्चीली व्यवस्था है। यह भी आपको दिखाई देगा कि यह व्यवस्था कैसी है, खर्चीली। क्योंकि दो सरकारें हैं, स्वाभाविक रूप से संगठन की जटिलता आपको दिखाई देगी। संगठन की
जटिलता भी आप यहां पर देखेंगे, संगठन की जटिलता आपको दिखाई देगी। फिर इसके साथ साथ और भी आप देखेंगे दोष क्या मिलेगा। 9वां पॉइंट, दोष आपको दिखाई देगा, दुर्बल केंद्र सरकार आपको मिलेगी, कमजोर केंद्र सरकार आपको दिखाई देगा। दुर्बल केंद्र सरकार आपको देखने को मिलेगी, यहां पर आपको दिखाई देगा। प्रशासनिक एकता का अभाव दिखाई देगा, केंद्र राज्यों के बीच मतभेद दिखाई देगा। प्रशासनिक एकता का अभाव। फिर इसके बाद देखेंगे केंद्र एवं राज्यों के बीच मतभेद दिखाई देगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है मतभेद आपको दिखाई देगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच मतभेद आपको दिखाई देगा। संकट काल के लिए अनुपयुक्त है, छोटे राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। देखेंगे कि यह संकट काल के लिए अनुपयुक्त दिखाई देगा। फिर इसके बाद देखेंगे छोटे राज्यों के लिए अनुपयुक्त है, छोटे राज्यों के लिए अनुपयुक्त आपको दिखाई देगा, अनुपयुक्त। तो यह कुछ दोष आपको दिखाई दिया संघात्मक व्यवस्था के। तो एक बार हम लोग दोहराते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे संघात्मक व्यवस्था के क्या दोष हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता है, राष्ट्रीय एकता को खतरा है, उत्तरदायित्व की कमी है, संघ से अलग होने का डर बना रहता है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता है, समय और धन की बर्बादी ये खर्चीली व्यवस्था मानी जाती है, संगठन की जटिलता आपको दिखाई देगी। दुर्बल केंद्र सरकार, क्योंकि शक्तियां केंद्र एवं राज्यों के बीच बट जाती हैं। प्रशासनिक एकता का भी अभाव दिखाई देगा, केंद्र एवं राज्यों के बीच टकराव भी होता है, मतभेद भी होता है। फिर संकट काल के लिए अनुपयुक्त व्यवस्था है, छोटे राज्यों के लिए यह अनुपयुक्त व्यवस्था आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद हम लोग अमेरिकी संघ की तरफ देखते हैं, क्योंकि अमेरिकी संघ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग अमेरिकी संघ को देखते हैं कि अमेरिकी संघ कैसे बनता है और अमेरिकी संघ की क्या विशेषताएं हैं, इसकी बात आती है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको अमेरिकी संघ की हम बात करेंगे। अमेरिकी संघ की बात आती है, अमेरिकी संघ। तो आप देखेंगे कि 1781 से लेकर के 1787, क्योंकि आप देखते होंगे कि अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत बनता है और फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में आपको दिखाई देगा। और यह विशेष करके 13 राज्य मिल करके जो है एक संघ बनाते हैं। और ये 13 राज्य कौन रहते हैं? ब्रिटेन के उपनिवेश रहते हैं और ये स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। फिर बाद में अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हो जाता है। तो पहले 13 राज्य ही संघ का निर्माण करते हैं, लेकिन आप वर्तमान समय में देखेंगे तो अमेरिका में आपको 50 राज्य देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्य हैं। अमेरिका 50 राज्यों का एक क्या आपको दिखाई देगा? समूह दिखाई देगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो एक चीज यहां पर आपको ध्यान देना होगा, 1781 से लेकर के 1787, ये आप देखेंगे 81 से लेकर के 1787 के बीच अमेरिका जो है
13 राज्य आप देखेंगे इसके बीच अमेरिका का जो संविधान है वह आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन है। आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन आप देखेंगे 1781 से लेकर 1787 के बीच अमेरिका आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन है। आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन या हम कह सकते हैं 13 राज्यों का एक परिसंघ है। एक परिसंघ है। यह पहले परिसंघ रहता है, 13 राज्य रहते हैं। अब आप देखेंगे कि यह 13 राज्य कौन है, तो यह ब्रिटेन के उपनिवेश हैं। ब्रिटेन के उपनिवेश हैं 13 राज्य, और 13 राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की कब घोषणा की है? 13 राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा की यहां पर। तो यह पहले क्या रहता है? एक परिसंघ रहता है, कॉन्फेडरेशन रहता है। अब आप देखेंगे कि यह जो है एक परिसंघ था, लेकिन यह कमजोर साबित हुआ। इसलिए 1789 में नए संविधान लागू होने पर इसको क्या बना दिया गया? संघ बना दिया गया, फेडरेशन बना दिया गया। तो आपने देखा कि 1781 से 1787 के बीच अमेरिका आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन 13 राज्यों का एक समूह था। अब यहां पर देखेंगे कि 13 राज्यों का परिसंघ कमजोर साबित हुआ। इसलिए जब अमेरिका का संविधान तो 13 राज्यों का परिसंघ कमजोर साबित हुआ। इसलिए जब अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ, तो संघ बन गया। तो क्या बन गया? संघ बन गया। अब आप देखेंगे कि अमेरिका संघ की विशेषता क्या है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि अमेरिकी संघ की विशेषता। यहां पर बात अमेरिकी संघ की विशेषता।
तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे हमने कहा कि अगर किसी भी देश का संविधान होगा, लिखित होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, दोहरी सरकारें होंगी, द्विसदनी व्यवस्था होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, तो ये चीजें आपको कॉमन आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे लिखित संविधान, ये चीजें आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद देखेंगे केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये आपको दिखाई देगा विभाजन। संविधान की सर्वोच्चता दिखाई देगी, संविधान की सर्वोच्चता आपको दिखाई देगी। कठोर संविधान दिखाई देगा, कठोर संविधान भी आपको दिखाई देगा। द्विसदनी विधायिका आपको दिखाई देगी, द्विसदनी विधानमंडल भी आपको दिखाई देगा। द्विसदनी विधानमंडल में आप देखेंगे तो आपको एक सीनेट दिखाई देगा और एक प्रतिनिधि सभा आपको दिखाई देगा, प्रतिनिधि सभा आपको दिखाई देगा। स्वतंत्र न्यायपालिका दिखाई देगा, फिर दो सरकारें आपको दिखाई देगा। फिर आप देखेंगे द्वैध नागरिकता दिखाई देगा या दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहां पर द्वैध न्यायपालिका भी आपको दिखाई देगा। क्योंकि द्वैध न्यायपालिका अमेरिका में पाई जाती है। फिर इसके साथ साथ मौलिक अधिकार दिखाई देगा, फंडामेंटल राइट्स दिखाई देगा। न्यायिक पुनर्विलोकन दिखाई देगा, न्यायिक पुनर्विलोकन। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे प्रांतीय सरकारों का संविधान द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं, संविधान द्वारा प्रांतीय सरकारों को शक्तियां दी गई हैं, सरकारों को शक्तियां, ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि ओरिजिनल संघात्मक लक्षण की बात आती है। यहां पर आप देखेंगे एक दो पॉइंट तो अमेरिकी संविधान का भी लक्षण आपको दिखाई दिया, लेकिन अगर हम केवल अमेरिकी संघ की बात करेंगे तो अमेरिकी संघ में क्या दिखाई देगा? लिखित संविधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, द्विसदनी विधानमंडल, सीनेट और प्रतिनिधि सभा है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, दो सरकारें हैं, दोहरी नागरिकता है और यह द्वैध न्यायपालिका। तो ये कुछ आप देखेंगे अमेरिकी संविधान के क्या हो जाएंगे, अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था के क्या हो जाएंगे लक्षण। तो जब भी आप संघात्मक पढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद अगली क्लास में हम लोग एकात्मक व्यवस्था को देखेंगे।